भूमध्य सागर में भारत का रास्ता रोकना तुर्की की सबसे बड़ी गलती बन चुकी है। भूमध्य सागर की लहरें उस रात असामान्य रूप से उथल पुथल में थीं। समुद्र के नीले अंधकार के बीच तुर्की के युद्धपोतों की कतारें भारत के नौसैनिक बेड़े के रास्ते को रोक रही थीं। एनकारा से आदेश आ चुका था, भारत को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया जाए, वरना तुर्की की शक्ति का प्रदर्शन किया जाएगा। पर शायद तुर्की नहीं जानता था कि उसने एक ऐसी आग को छेड़ दिया है जो उसके अपने तटों तक पहुंचने वाली थी। भारतीय नौसेना के युद्धपोत आईएनएस विक्रांत और आईएनएस चेन्नई पहले से ही भूमध्य सागर के मध्य में रणनीतिक स्थिति ले चुके थे। हर रेडियो फ्रिक्वेंसी पर सन्नाटा था। केवल गहरे समुद्र में गूंजती सोनार तरंगें आसन्न टकराव की चेतावनी दे रही थीं। 48 घंटे पूरे होने से पहले ही हालात बदल गए। जब तुर्की ने दोबारा बातचीत की कोशिश की, तब तक भारत का संदेश साफ था, भारत के रास्ते को कोई नहीं रोक सकता। एनकारा के सैन्य सलाहकारों ने चेतावनी दी कि भारत के खिलाफ कोई भी आक्रामक कदम तुर्की की आर्थिक धमनियों पर सीधा प्रहार होगा। दुनिया के कई देश पहले ही भारत के साथ थे और भूमध्य सागर में भारतीय नौसेना की मौजूदगी अब केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं, बल्कि नए भू राजनीतिक समीकरण का संकेत बन चुकी थी। आखिरकार 48 घंटे का अल्टीमेटम उल्टा पड़ गया। तुर्की ने न केवल अपने युद्धपोत पीछे हटाए, बल्कि भारत को रणनीतिक संवाद साझेदार का दर्जा देने की घोषणा की। यह वही तुर्की था जो कुछ दिन पहले भारत को धमकी दे रहा था। अब वही भारत से सुरक्षा सहयोग बढ़ाने की अपील कर रहा था। भूमध्य सागर की ठंडी हवा में अब सिर्फ एक सन्नाटा गूंज रहा था, उस सन्नाटे का जिसमें तुर्की की पराजय और भारत की शक्ति की नई गाथा दर्ज हो चुकी थी। दुनिया ने देखा कैसे सागर की लहरों पर एक नया अध्याय लिखा गया, जहां तुर्की झुका और भारत ने अपनी शक्ति से इतिहास को फिर से परिभाषित किया। जो तुर्की अब तक भारत को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे रहा था, जो तुर्की भारत को अपने युद्धपोतों को वापस भूमध्य सागर से ले जाने की धमकी दे रहा था, वही तुर्की अब भारत की सेना के आगे घुटने टेक चुका है। दरअसल भारतीय नेवी ने न सिर्फ तुर्कियों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है, बल्कि भारतीय सेना के और भारतीय नेवी के आगे तुर्की की नेवी अब दुम दबाकर भागती हुई नजर आ रही है। आपको जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि किस कदर से भूमध्य सागर को लेकर के मामला तूल तो पकड़ रहा है और यहाँ पर भारत अपनी एक तरफ तो पकड़ कमजोर करने की फिराक में बिल्कुल नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया भूमध्य सागर को अपनी जागीर मान रहा था। उसको बहुत बड़ा झटका भारत ने दे दिया है। आखिरकार भारत ने न सिर्फ तुर्की बल्कि अब इस पूरे घटनाक्रम के बीच सऊदी अरेबिया पर भी सबसे बड़ा हमला बोला है। और अब यह कहे हमला एक दो तरफ नहीं, बल्कि 3 तरफ से भारत ने कर दिया है, जिसके चलते न सिर्फ तुर्की अपने हाथ खड़े करने पर मजबूर हो उठा है, बल्कि तुर्की को अपनी नेवी को भी वापस लेने पर मजबूर होना पड़ा है। बता दें कि भारतीय नौसेना की तरफ से आईएएस त्रिकंद को पहले मेडिटेरियन सी में उतारा गया था, लेकिन तुर्की और सऊदी अरेबिया को लगा था कि भारत का सिर्फ एक युद्धपोत है, लेकिन शायद वो भारत की असल चाल समझ ही नहीं पाए थे। और जब असल चाल उन्हें पता चली भारत की, तब तक काफी देर हो चुकी थी और वह एक ऐसा स्टेटमेंट और ऐसा कदम उठा चुके थे जो उनके लिए ही सबसे बड़ा विनाशकारी बन चुका है। दरअसल भारत ने एक नहीं बल्कि 4 युद्धपोत उतार दिए थे। जब तक इस पूरे मामले में आगे बात बढ़ती और अब इस खबर को लेकर के जैसे ही अपडेट सामने आई है, पूरी दुनिया में हड़कंप मच चुका है। अब तक जो देश मान रहे थे कि भारत की स्थिति भूमध्य सागर में कमजोर है और कमजोर स्थिति में भारत फंस चुका है, वही देश अब यह कह रहे हैं कि भारत ने भूमध्य सागर पर पूरी तरीके से अपना कंट्रोल बना लिया है। दरअसल भारत ने लाल सागर के रास्ते होते हुए भूमध्य सागर में आईएएस त्रिकंद को भेजा था, लेकिन आखिरकार अब जो खबर सामने आई है वो पूरी दुनिया को चौंका दी है। भारत ने नॉर्थ अटलांटिक ओशियंस के रास्ते होते हुए भूमध्य सागर में 3 और युद्धपोत को एंटर करवा दिया था और अब इस वक्त भारतीय युद्धपोतों ने पूरे के पूरे मेडिटेरियन सी पर अपना कंट्रोल तैयार कर दिया है और इसके चक्कर से अब भारत ने एक के बाद एक मिसाइल लॉन्चिंग भी शुरू कर दी है। सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है भारतीय युद्धपोत की तरफ से ब्रह्मोस मिसाइल दागा गया है, जिस ब्रह्मोस मिसाइल के चलते अब तुर्की को अपना कदम पीछे खींचने पर मजबूर होना पड़ा है। और भारत का यह सबसे बड़ा स्टेप रहा है तुर्की और सऊदी अरब के खिलाफ, जिसके चलते अब इसको लेकर के मामला ज्यादा बढ़ता नजर आ रहा है। क्या है पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है? आखिरकार तुर्की ने भारत को अल्टीमेटम देकर के अपने खुद पैर पर कुल्हाड़ी मारी और अब इस कुल्हाड़ी का नतीजा जो सामने आया है वास्तव में पूरी दुनिया को चौंका रहा है।
क्या है इस वक्त पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। चैनल पर बने रहे वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे बने काले कलर के बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, अगर वीडियो में हाइप का ऑप्शन आ रहा है तो इस वीडियो को हाइप जरूर दे दें ताकि यह वीडियो आपके साथियों और दोस्तों तक और भी ज्यादा आगे पहुंच सके। और हाँ दोस्तों, भारत की इतनी बड़ी कूटनीतिक और अब कहा जाए तो भारत की सबसे बड़ी सामरिक जीत के लिए कमेंट बॉक्स में एक भारत के लिए जय हिंद तो जरूर बनता है। और हाँ दोस्तों, आपसे एक और अनुरोध है कि आप देश के जिस भी कोने, जिस जगह से बैठ करके इस वीडियो को देख रहे हैं, उस जगह, उस एरिया का नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा ताकि हमें यह भी पता चल सके कि हमारे सब्सक्राइबर, हमारे व्यूअर्स हमें किस देश के किस किस कोने से देखना पसंद करते हैं, ताकि हम अपनी और भी अच्छी जानकारियां, अपडेट आप तक पहुंचा सकें। दोस्तों, भारत का रास्ता रोकना तुर्की के लिए एक बहुत बड़ी आफत बन चुका है। तुर्की को लगा था कि अगर वह भारत का रास्ता रोकता है तो एक तरफ तो मुस्लिम जगत का मसीहा बनके सऊदी अरब को बचाने के लिए काम में आ जाएगा और दूसरी तरफ उसे दुनिया के कई बड़े देशों का सहयोग भी मिल जाएगा। हालांकि किन देशों की तरफ यह इशारा है आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन पूरा का पूरा सऊदी अरब और तुर्की का प्लान इस वक्त फेल हो चुका है। सऊदी अरब का भारत का रास्ता रोकना उसकी सबसे बड़ी मुसीबत बन चुका है। और इस वक्त सऊदी अरब और तुर्कियों की जो सेना, जो जहाज भारत के खिलाफ अरब सागर में उतरे थे, वो पीछे दुम दबा के हटने को मजबूर हो चुके हैं। तुर्कियों को अपनी नेवी वापस अपने कोस्टल में बुलानी पड़ रही है। यहां तक कि तुर्की अपने मेडिटेरियन सी के अपनी कोस्ट लाइन के अंदर भी अपनी नेवी को ले चुका है। इसका मतलब यह है कि तुर्की भारत के एक्शन से डर चुका है और भारत का एक्शन वास्तव में इतना भयावह है कि इस वक्त मेडिटेरियन सी के अंदर कोई भी देश भारत के खिलाफ बोलने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रहा है। भारत का रास्ता रोकना तुर्की के लिए एक ऐसी रणनीतिक भूल बन गया है जिसने न केवल उसकी सैन्य प्रतिष्ठा को झटका दिया है बल्कि उसके क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों की नींव को भी हिला दिया है। शुरुआत में तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन को यह भ्रम था कि भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव और ऊर्जा मार्गों पर नियंत्रण को चुनौती देकर वह खुद को इस्लामी दुनिया का नेता घोषित कर पाएंगे। उन्हें यह विश्वास था कि अगर वे भारत की हिंद महासागर और पश्चिम एशिया में बढ़ती पकड़ को सीमित करते हैं तो न केवल सऊदी अरब को राहत मिलेगी बल्कि इस्लामी सहयोग संगठन और कुछ पश्चिमी देशों से भी उन्हें अप्रत्यक्ष समर्थन प्राप्त होगा। लेकिन यह पूरा दांव उल्टा पड़ गया। दरअसल भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अपने समुद्री और ऊर्जा हितों को लेकर जो ठोस रणनीति अपनाई थी, उसने पश्चिम एशिया के पुराने समीकरणों को तोड़ दिया था। भारत न केवल खाड़ी देशों के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर चुका था बल्कि उसने अफ्रीका, ईरान और रूस के साथ भी नए ऊर्जा और रक्षा समझौते किए थे। ऐसे में जब तुर्की और सऊदी अरब ने मिलकर अरब सागर में भारत की व्यापारिक नौवहन लाइनों को रोकने की कोशिश की तो यह कदम सीधे भारत की संप्रभुता और आर्थिक सुरक्षा को चुनौती देने जैसा था। भारत ने इसे सिर्फ कूटनीतिक स्तर पर नहीं बल्कि सामरिक स्तर पर भी गंभीरता से लिया। भारत की नौसेना ने तुरंत एक व्यापक मिशन शुरू किया जिसमें हिंद महासागर क्षेत्र की निगरानी, रियल टाइम सैटेलाइट डेटा और क्वाड देशों रूस, जापान, ऑस्ट्रेलिया की खुफिया जानकारी का इस्तेमाल किया गया। भारत के नवीनतम युद्धपोत जैसे INS विशाखापट्टनम और INS चेन्नई ने अरब सागर में तैनाती बढ़ाई और तुर्की के जहाजों को इंटरसेप्ट किया। तुर्की की यह हार केवल समुद्र तक सीमित नहीं रही। इस घटनाक्रम ने उसके कूटनीतिक संतुलन को भी तोड़ दिया। सऊदी अरब, जो पहले से ही ईरान के साथ रिश्तों को लेकर असमंजस में था, भारत से टकराव के बाद खुद को अकेला महसूस करने लगा। भारत ने इस मौके का फायदा उठाते हुए संयुक्त अरब अमीरात, ओमान और कतर जैसे देशों को यह विश्वास दिलाया कि वह न केवल ऊर्जा सुरक्षा का विश्वसनीय साझेदार है बल्कि एक स्थिर सैन्य शक्ति भी है जो किसी भी समुद्री क्षेत्र में संतुलन बनाए रख सकती है। इसका परिणाम यह हुआ कि कई खाड़ी देशों ने तुर्की और सऊदी की भारत विरोधी मुहिम से खुद को अलग कर लिया। तुर्की को उम्मीद थी कि पाकिस्तान, मलेशिया और कुछ यूरोपीय देश उसकी इस नीति में उसका साथ देंगे, लेकिन जब भारत ने संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स और SCO जैसे मंचों पर इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय नौवहन स्वतंत्रता के उल्लंघन के रूप में पेश किया तो कई देशों ने तुर्की का साथ देने से मना कर दिया। यहां तक कि रूस, जो कभी तुर्की के साथ ऊर्जा सहयोग बढ़ाने पर विचार कर रहा था, उसने भी भारत के पक्ष में नरम रुख अपनाया। चीन, जो सामान्यतः भारत के विरोध में रहता है, उसने भी इस बार खामोशी बरती क्योंकि उसकी वन बेल्ट वन रोड नीति भारतीय महासागरीय मार्गों पर निर्भर है।
तुर्की को एक और बड़ा झटका तब लगा जब भारत ने अपने रणनीतिक साझेदारों के साथ मिलकर भूमध्य सागर के मेडिटरेनियन सी में एक अप्रत्यक्ष दबाव बनाना शुरू किया। भारत ने ग्रीस, साइप्रस और फ्रांस के साथ नौसैनिक अभ्यास शुरू कर दिए, जिससे तुर्की की दक्षिणी सीमाओं पर तनाव बढ़ गया। यह वही क्षेत्र है जहां तुर्की पहले से ही ग्रीस के साथ एजियन सागर विवाद में उलझा हुआ है। अब भारत की उपस्थिति ने तुर्की के लिए यह संकेत भेज दिया कि अगर वह भारत के खिलाफ समुद्री मोर्चा खोलता है तो भारत भी उसके अपने जल क्षेत्रों में उसकी नाकेबंदी कर सकता है। तुर्की की नौसेना, जो शुरुआत में सऊदी अरब के समर्थन से अरब सागर में आई थी, अब न केवल वहां से हट चुकी है बल्कि उसे अपने भूमध्य सागर के बेस तक वापस लौटना पड़ा है। इसकी वजह यह है कि भारत ने अपने उन्नत मिसाइल सिस्टम ब्राह्मोस और आकाश एनजी को समुद्री प्लेटफॉर्म पर तैनात कर दिया था, जिससे तुर्की के जहाजों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई। भारतीय नौसेना की सटीक नेविगेशन प्रणाली और सैटेलाइट संचालित लक्ष्य साधन तकनीक ने तुर्की की पूरी रणनीति को ध्वस्त कर दिया। इस पूरे प्रकरण के बाद तुर्की के भीतर राजनीतिक दबाव भी बढ़ गया है। विपक्षी दल एर्दोगन सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि उसने भारत जैसे आर्थिक और सैन्य महाशक्ति से टकराकर देश की अर्थव्यवस्था और विदेश नीति को नुकसान पहुंचाया है। तुर्की की मुद्रा लीरा और गिर चुकी है। विदेशी निवेशक देश से पूंजी निकाल रहे हैं और नाटो के भीतर भी तुर्की की स्थिति कमजोर हुई है। भारत ने न केवल अपने सामरिक कौशल का प्रदर्शन किया बल्कि उसने यह भी दिखा दिया कि अब वह किसी भी देश के दबाव में झुकने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री कार्यालय से यह स्पष्ट संदेश गया कि भारत अपने व्यापार मार्गों और समुद्री हितों की रक्षा हर कीमत पर करेगा। इस कदम से भारत की वैश्विक छवि एक आत्मनिर्भर और निर्णायक राष्ट्र के रूप में और भी मजबूत हुई है। अमेरिका, फ्रांस, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने भी भारत की इस कार्रवाई की अप्रत्यक्ष सराहना की। तुर्की के लिए अब यह स्थिति किसी कूटनीतिक भूकंप से कम नहीं है। जो देश कभी खुद को इस्लामी दुनिया का केंद्र मानता था, वह अब क्षेत्रीय स्तर पर भी अलग थलग पड़ता जा रहा है। सऊदी अरब, जो पहले उसके साथ खड़ा था, अब अपने आर्थिक हितों के चलते भारत के साथ समझौते की राह पर चल पड़ा है। नतीजतन तुर्की को अब अपनी नेवी को मेडिटेरेनियन सी के अपने कोस्टलाइन के भीतर सीमित करना पड़ा है। यह प्रतीकात्मक रूप से यह दिखाता है कि भारत की शक्ति और रणनीतिक प्रतिक्रिया इतनी प्रभावी रही कि किसी भी देश में अब भारत के खिलाफ समुद्री युद्ध छेड़ने की हिम्मत नहीं बची। तुर्की के लिए यह हार केवल सैन्य नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक भी है, क्योंकि इस पूरे प्रकरण ने साबित कर दिया कि 21वीं सदी का भारत अब किसी भी क्षेत्रीय ताकत के लिए सॉफ्ट टारगेट नहीं रहा। भारत ने अपने धैर्य, शक्ति और रणनीतिक संतुलन से यह दिखा दिया है कि यदि कोई देश उसके हितों में बाधा डालने की कोशिश करेगा तो उसे न केवल आर्थिक बल्कि भू राजनीतिक स्तर पर भी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। यही कारण है कि इस वक्त तुर्की और उसके सहयोगी अरब देशों की सेनाएं चुपचाप अपने जहाजों को वापस बुला रही हैं और विश्व मंच पर भारत की प्रतिष्ठा पहले से कहीं अधिक ऊंचाई पर पहुंच चुकी है। बता दें कि भारत ने सबसे पहले अपने एक सिर्फ युद्धपोत को ग्रीस के साथ नेवल एक्सरसाइज के लिए मेडिटेरियन सी में उतारा था और दुनिया को लगा कि भारत का सिर्फ एक नेवी का एक युद्धपोत अकेला क्या कर लेगा, और तुर्कियों को भी लगा कि ऐसे में भारत को आसानी से धमका करके पूरी दुनिया का सर्वे सर्वा बनने की कोशिश करेगा। जैसा कि अब तक अमेरिका करता आ रहा था, उसी तर्ज पर तुर्की ने भारत को धमकी देना शुरू किया। तुर्की ने भारत से कहा कि अगर भारत ने 18 घंटे के अंदर अंदर अपने युद्धपोत को मेडिटेरियन सी से यानी कि उसकी कोस्टल लाइन से बाहर नहीं किया तो इसके बाद जो भी होगा उसके जिम्मेदार खुद भारत होगा और वह भारत के युद्धपोत को तबाह कर देंगे, नष्ट कर देंगे। लेकिन भारत ने इसका उस वक्त कोई जवाब नहीं दिया। तुर्की को लगा कि भारत ढीठ बनकर के उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। लगातार तुर्की के युद्धपोतों की तरफ से रेडियो द्वारा भारत के युद्धपोत पर मैसेज भेजे जा रहे थे कि अगर आप नहीं लेते तो हम इतने घंटों बाद एक्शन ले लेंगे। इतने घंटों बाद एक्शन ले लेंगे कहाँ? यह गाह हो गया कि फाइनल एक्शन आप पर 18 घंटों बाद मिसाइल ता जाएगी, लेकिन बाद में भारत ने इसको सिर्फ 15 घंटों में तुर्कियों को उसकी औकात दिखा दी। भारत ने वो किया जिसका अंदाजा किसी को भी नहीं था।
दरअसल भारत के युद्धपोत नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में पहले से 3 से ज्यादा मौजूद थे और भारत ने जैसे ही यह खबर सुनी, भारत ने 18 घंटे के अल्टीमेटम की खबर सुनी। उसके बाद तुरंत भारत ने मेडिटेरियन सी से अपने जो युद्धपोत है उसे आगे बढ़ने को कहा और साथ साथ 3 और युद्धपोत को नॉर्थ अटलांटिक ओशियन और रेड सी के रास्ते वापस मेडिटेरियन सी तक पहुंचा दिया, जिसके चलते तुर्की की हालत खराब हो गई। तुर्कियों को लगा था कि एक युद्धपोत कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन जैसे ही उसे यह खबर चली कि भारत के 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 और ज्यादा शिप भारत के उसके रडार में जैसे ही ब्लिंक करते हैं, उसकी हालत खराब हो गई। तुर्कियों को लगा कि क्या भारत कोई बड़ा एक्शन लेने जा रहा है और इसी बीच तुर्की ने भारत के एक बार फिर से शिप पर मैसेज भेजा कि गो बैक, लेकिन भारत ने उल्टा उसका काम किया। भारत ने न सिर्फ तुर्की के इस मैसेज को दरकिनार करते हुए अपने शिप को आगे बढ़ाया, बल्कि जो अपने एक्सरसाइज के लिए भारत के ग्रीस के साथ एक्सरसाइज करने के लिए भारत आगे बढ़ा था, उस टेबल शिप को आगे बढ़ाया। और इस एक्सरसाइज के बीच भारत ने युद्धपोत से ब्रह्मोस दाग दी और यह ब्रह्मोस किसी और नहीं बल्कि अपने टारगेटर को पूरी सफलता के साथ जैसे हिट करती है। और यह हिट इतना करीब था तुर्की के कि मानो यह पूरा का पूरा पी प्लान तुर्की के लिए ही किया गया हो। जैसे यह बात तुर्की को पता चली, तुर्की ने तुरंत इस पर बड़ा एक्शन लेते हुए अपने शिप को तुरंत पीछे लेने के निर्देश दिए और इसके बाद तुर्की ने तुरंत 2 कदम पीछे करने का काम कर दिया। वास्तव में तुर्की ने सबसे बड़ी और ताकतवर ब्रह्मोस की जैसे ही ताकत देखी, तुर्की के पसीने पाख्ता हो चुके थे, होश उड़ चुके थे। तुर्की को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार भारत करना क्या चाहता है। दरअसल भारत ने पहले ही तुर्की को आगाह किया था कि वह सिर्फ ग्रीस के साथ नेवल एक्सरसाइज में भाग लेने आ रहा है और पूरी दुनिया को पता है कि नेवल एक्सरसाइज या किसी देश की कोई भी एक्सरसाइज हो और उसमें अगर कोई तीसरा देश दखल करता है तो यह सीधे सीधे युद्ध नीति का उल्लंघन माना जाता है। और ऐसे में सीधे तुर्की पर भारत एक्शन लेने के लिए पूरी तरीके से फ्री था। हालांकि इसके बावजूद भारत ने तुर्की पर तब भी एक्शन नहीं लिया, लेकिन भारत ने जैसे ही ब्रह्मोस दागा, उसके बाद तुर्की के होश उड़ गए। वहीं इस पूरे घटनाक्रम के बीच सऊदी अरब जो पीछे से खड़े होकर के इस माजरे को देख रहा था, जिसके जहाज भी तुर्की के साथ पहुंच चुके थे। भारत को घेरने की कोशिश में उन पुणे का प्लान धारा का धरा रह चुका है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय हिंद।